बात कर रहे हैं कि उसको कोई पता है कि मैंने किया है, राइट, और आपके लॉयर को भी पता है कि उसने किया है, बट आप ये कहना चाहते हो कि क्या लॉयर उसको डिफेंड करने के लिए वो जो प्रूफ है उनको भी हैम्पर करता है? तो इतने ज्यादा उसमें इन्फॉर्मेटिव्स आई दैट माय क्लाइंट वाज एक्विटेड विदाउट एनीथिंग, उसको बाइज्जत बरी किया गया और वो केस वहीं पर डिसमिस हो गया। यहाँ जब प्रूफ हो गया कि उनके पास कुछ है ही नहीं, पहली उसकी जो स्टेटमेंट थी उसमें दिया गया, सेकंड स्टेटमेंट कुछ नहीं है, तो क्या उनके अगेंस्ट कुछ रिवर्स केस चला? अगर रिवर्स केस चलाना होता तो हम चला सकते थे। जैसे अभी हम बात करते हैं मीडिएशन, डू यू थिंक मीडिएशन गॉट द रॉन्ग साइड या उसका मिसयूज भी होता है? जिसको दिल्ली का दरिंदा और फलाना ढिमकाना बहुत चीजें बोली और उसकी लाइफ खराब हो गई, उसकी उसको जॉब छोड़नी पड़ी, उसको फलाना ढिमकाना, वो लड़की आज कनाडा में बैठी है और वो एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ। तो ये होता है। डू लॉयर ट्विस्ट द ट्रुथ टू विन द केस, चाहे उनका जो क्लाइंट है वो गलत है बट वो प्रूफ को ट्विस्ट करते हैं कि जीतने के लिए? अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे पुलिस वाले के पास सीसीटीवी था नहीं था, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना प्रोसिक्यूशन का, प्रथा चलती आ रही है दहेज की और मार पिटाई की काफी टाइम से। इंडिया कोई ऐसा तो नहीं कि अचानक से बनती, वो बहुत पुरानी थी। उसको उन्होंने कर्ब करने के लिए जो बनाया, सिख आइडेंटिटीज के अंदर बहुत ज्यादा एक रहता है कि उनको बोला था खालिस्तान, और नहीं भी बोला जाएगा तो लोगों के दिमाग में होता है यार ये तो हो सकता है खालिस्तान, अगर यू आर गोइंग एज नॉट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या सिख आइडेंटिटी आपको लगती है ऐसी है या इट जस्ट बच्चे को नहीं पता कि वो चाकू से कैसे मारना है, उसे सब्जी काटनी है, अपने आप को मारना है। अगर हम वो मतलब समझ जाएंगे ना तो वो खुद चाहेंगे कि पूरा देश खालिस्तान बन जाए। व्हाट इज वेलकम बैक एवरीवन, सो दिस इज पॉडकास्ट नंबर 18 एंड ये पॉडकास्ट नंबर 4 है जो पंजाब तो दूर वाली सीरीज का। सो आज ना हम थोड़ा सा जो हमारा कॉर्पोरेट्स का स्टाइल है उससे थोड़ा हट के ना, पहली बात जो मेरे स्टार्टिंग आपने देखे होंगे 2 से 3 उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए थे, तो इसलिए मैंने इस बार चूज़ किया हम लोग गाड़ी में दोबारा से करेंगे। एंड इस बार ही ना जो हम कॉर्पोरेट से और दूर जा रहे हैं, दूर तो नहीं है बट हाँ समहाउ रिलेटेड है, बट उसके अंदर हम कुछ और एस्पेक्ट्स के अंदर भी हम लोग करेंगे। हाउ डू पीपल फील कि जब उनको कोर्ट केस होता है और कोर्ट केस के अंदर जब उनके पास प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे करनी है। सो आई हैव मनमोहन सिंह हु इज अ लॉयर इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड ही स्पेशलाइज इन एरिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ ही इज using his Sikh culture and the learnings into the lawyer profession. ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਰ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? I'm good. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ, ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਇਨ ਦਿੱਲੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਡਾਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾ ਮੁਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 82 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ from then my family is in Delhi. I am born and brought up in Delhi. मेरी स्कूलिंग पश्चिम इत्थे मीराबाग स्कूल है, सेंट मार्क्स, उत्थों हुई है। ते माय डैड इज अ बिजनेसमैन, ते उन्होंने बहुत एफर्ट्स कीते ने, मेरे फादर ने, मेरे मदर ने, ते दे हैव पुश्ड मी अवे फ्रॉम बिजनेस कि तुसी बिजनेस विच नहीं आना हले, जिन्ना पढ़ सकते हो पढ़ लो। उन्होंने कदे भी जिस तरह नॉर्मली बिजनेस फैमिली च हुंदा ना कि धक्का मार के कि चलो 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, चलो दुकान ते, मेरे आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे माँ-पिओ ने मेरे नाल कदी भी ਇਹ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਲਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो ये ना बहुत वाइड टॉपिक तुसी पूछ लिया। सच्चाई और गलत और सही ना कुछ नहीं है। वी आर नॉट लिविंग इन अ वाइट और ब्लैक वर्ल्ड। एवरीथिंग इज ग्रे। ओके। किसी जगह तुसी लेस ग्रे ते खड़े हो, किसी जगह तुसी डार्क ग्रे ते खड़े हो।
एंड लॉ डज नॉट वर्क इन वाइट एंड ब्लैक टोटली। देखो लॉ की कहंदा है, कानून की कहंदा है, किसी भी सोसाइटी च रहन दे जेडे रूल्स ने वो ये कहंदे ने कि जब तक तुसी गलत नहीं हो, गुनहगार नहीं साबित हो जाते, यू आर इनोसेंट। यू आर इनोसेंट, ट्रू, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। गिल्टी। ठीक है, ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਆਈ ਥਾਟ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਜ਼। ਸੀ ਜਦ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੱਜ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਇਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਲੀਜਿਡਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਕਡ ਅਪ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਵਾਈਜ਼ੈਡ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੁਕਡ ਅਪ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਵਾਈਟ ਔਰ ਬਲੈਕ ਵਰਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ अच्छाई और बुराई ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਗ੍ਰੇ ਵਰਲਡ ਟੈਕਨੀਕਲੀ। तो यू आर आइदर ऑन अ लाइटर ग्रे साइड और अ डार्कर ग्रे साइड। ठीक है, ਤੇ व्हेन आई वाज टू टेल यू ऑन अ क्रिमिनल ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਔਨ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਸਪੈਕਟ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੱਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਬੀ ਇਟ ਔਨ ਅ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਔਰ ਬੀ ਇਟ ਔਨ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸੈਸਿਨਸ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੁਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਜ਼ ਅਸੈਸਨ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਟਰੂ ਫੈਕਟ। ਵਨ ਵਾਜ਼ ਕਿਲਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਇਵਨ ਆਫਟਰ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੀ ਡਿਫੈਂਡਡ them। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਵੈਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਪ੍ਰੂਵਨ ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੂਵਨ ਰੋਂਗ, ਔਰ ਇਟਸ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, मैं कहता है जज नु कि आई डू नॉट हैव अ लॉयर, तो जज मेरे को लॉयर देगा कि आप सरकारी वकील लो, बट आपको वकील मिलेगा। बिना ट्रायल किए किसी को भी कोई भी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं मिलती। बिल्कुल, ये हमारा लीगल सिस्टम है। तो जो आपकी बात आएगी वो गलत है, सही है। ठीक है, अब एविडेंस के ऊपर बात आ जाती है कि कैसे प्रूव होगा। बिल्कुल, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि अगर वो गलत है भी तो क्या उसको प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल सिस्टम है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर बात आती है कि अगर मैंने आपको मारा या मैंने आपका फोन चोरी किया, तो पहले तो प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आ जाती है। तो वो सही और गलत तो बहुत बाद में आता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले तो वो चीजें आएंगी कि वो हुआ भी है क्राइम या नहीं हुआ, प्रोसिक्यूशन इस चीज को कैसे एस्टैब्लिश करता है कि वो क्राइम होगा, ये क्राइम एक्चुअली में हुआ और एक क्राइम इसने किया और ये बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आई। फिर एक्यूज के ऊपर भी उसका भी राइट है टू शो कि कैसे उसने वो क्राइम नहीं किया। तो बट अगर हम बात करें, जैसे अभी अगर हम बात करें एक्यूज्ड खुद को भी पता है कि मैंने किया है, राइट, और आपके लॉयर को भी पता है कि उसने किया है, बट आप ये कहना चाहते हो कि क्या लॉयर उसको डिफेंड करने के लिए क्या वो जो प्रूफ है उनको भी हैम्पर करता है?
कि वो मेरे क्लाइंट को प्रूफ कर सके कि मेरे क्लाइंट नहीं करा? देखो, पहली चीज तो ये होती है कि यू कैन नॉट बी फोर्स टू ब्रिंग एनी एविडेंस दैट इज अगेंस्ट यू योरसेल्फ। ठीक है ना, एक राइट टू, जिसको स्पीच कहते हैं, उसके अंदर एक ना एक छोटा सा अनसेड चीज है, राइट टू साइलेंस। अगर आपके पास राइट है टू स्पीक फ्रीली, तो आपके पास राइट है टू स्टे काम एंड क्वाइट इफ समथिंग इज अगेंस्ट यू। ओके, है ना, एवरीथिंग उसका एक है हाँ। ना। अगर आपका राइट टू लाइफ है, तो राइट टू लाइफ में हजार चीजें हैं। बिल्कुल। अब हम जैसे इस गाड़ी में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हमारा राइट टू लाइफ के अंदर आता है, लिबर्टी के अंदर आता है, हमारे फ्रीडम के अंदर आता है। अब आज कल को कोई पुलिस वाला हमें ही बोल दे कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, तो इज इट करेक्ट? आई थिंक नो। है ना, वी आर हम बैठे हैं, तो वही सारी चीजें आती हैं। किसी भी क्राइम के अंदर ना पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रोसिक्यूशन की, कि वो अपना केस एस्टैब्लिश करे। अब हम दोनों को आज पुलिस अभी उठा के ले जाए कि हम यहाँ पे बैठ के एक्स वाई चीज गलत काम कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, तो पहला अरेस्ट तो हमें कर लेगी, बट कोर्ट के अंदर उसको पहली चीज क्या लेके आनी पड़ेगी कि वो हमें इंक्रिमिनेट करे कि आपने ये क्राइम किया, ये एविडेंस है, ये फलाना ढिमकाना। एफआईआर के बाद चार्जशीट में चीजें लेके आए, उसके बाद हमारा राइट है उस चार्जशीट को डिमोलिश करने का। डिमोलिश एज इन जो जो चीजें उसने लिखी हैं, जो जो एविडेंसेस उसने दिए हैं, हम उसको एक एक करके डिमोलिश करेंगे। अब ये चेस की गेम है। मैं आपको वही चीज बोली ना, ये व्हाइट और ब्लैक तो है नहीं, ये चेस की गेम है। इस चेस की गेम में जज को जिसने इम्प्रेस कर लिया वो पक्ष जीत जाएगा। वो पक्ष जीतेगा। Exactly. तो मतलब टोटली डिपेंडिंग कि nothing is right, nothing is wrong. नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग, एंड हाउ डू यू प्रूफ इट? टोटली डिपेंडिंग वो प्रूफ पे, एविडेंसेस के ऊपर, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, प्रूफ्स के ऊपर, उस पे और डिपेंड। विटनेसेस के ऊपर, गवाह भी तो आते हैं, गवाह भी आते हैं। वो चीजें सारी। और इधर में तो एक एग्जांपल देना, आई हैड वन केस ऑफ 354। 354 इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। ठीक है, मेरे को एक क्लाइंट आया, ही वाज वन ऑफ माय फैमिली, सो मेरे को एक क्लाइंट आया, मैं क्लाइंट ही रेफर करूंगा, फैमिली जी की, बट इट वाज माय क्लाइंट। व्हेन आई एम इन कोर्ट, व्हेन आई एम रिप्रेजेंटिंग समवन, इज माय क्लाइंट। ते कुड़ी ने उधर तक केस पाया कि while he was driving his two wheeler, उन्हें मेट्रो स्टेशन दे कोल दैट गर्ल वाज स्टैंडिंग, और मेरे क्लाइंट ने स्कूटी धीरे करी और उसके चेस्ट को प्रेस किया। आउट ऑफ नोवेयर, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन बोथ द पार्टीज। ठीक है, ते कुड़ी गई थाने, रिटन कंप्लेंट देते, स्कूटी दे नंबर दे नाल एग्जैक्ट सब कुछ। ठीक है, एफआईआर हो गई, मेरे क्लाइंट दे उत्ते केस शुरू हो गया, चार्जशीट पै गई। ते एक ना चीज होनी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, वन इज 161, वन इज 164। 161 की स्टेटमेंट वो होती है जो हम पुलिस स्टेशन में देते हैं, पुलिस के सामने, दैट इज नॉट एडमिसिबल इन लॉ। ओके, ठीक है, वो सिर्फ प्राइमरी बेसिस बन रहा है। ठीक है, 164 की स्टेटमेंट होती है, दैट इज बिफोर द मजिस्ट्रेट, दैट इज एन एडमिसिबल एविडेंस। ठीक है, वो एविडेंस माना जाता है कोर्ट में। जो भी स्टेटमेंट 164 के अंदर होगी वो स्टेटमेंट मानी जाएगी। ठीक है, बट दोनों स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं, उससे कोरॉबरेशन आती है कि क्या एक दिन में आप क्या बोल रहे हो, अगले दिन में आप क्या बोल रहे हो, आपकी स्टोरी ठीक है, हाँ, तो वो मैचिंग के लिए होती है। नाउ द थिंग इज, 161 के बयान के अंदर लड़की साइन कर रही है। लड़की जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, एंड शी इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम्स। करोल बाग के अंदर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और पीजीवीजी में रहती है। नाउ 164 के बयान के अंदर जो जज के सामने बयान हुआ है, उसमें वहां पे साइन नहीं है, थंब इंप्रेशन है। ठीक है जी, ओके। व्हेन यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, you are signing in before police station and you are putting a thumb impression without any signatures. thumb impressions होते हैं, बट साथ में signatures भी होते हैं। ओके, ठीक है, अकेले thumb impressions का कोई लॉजिक है नहीं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये, दूसरा ये, लड़की ने स्कूटी का नंबर 161 के जब अपनी उसने कंप्लेंट, इनिशियल कंप्लेंट दी, उसमें स्कूटी का नंबर क्लियरली लिखा हुआ, और उसको स्कूटी का नंबर ड्यूरिंग द एविडेंस, ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, उसको स्कूटी का नंबर याद ही नहीं। फोटो भी दिखाने के बाद उसको नहीं याद कि स्कूटी ये वाली थी या नहीं। ओके, क्रॉस एग्जामिनेशन जब हम उस लड़की का करते हैं, तो वो लड़की बोलती है कि मुझे पुलिस वाले ने स्कूटी का नंबर बताया था, तो मैंने कंप्लेंट में लिखा, मेरे को अभी याद नहीं है। ओके, ठीक है,
साथ में वो ये बोलती है कि पुलिस वाले ने मुझे सीसीटीवी दिखाई थी, ये तो जिसमें से proof हो गया तो। ठीक है, जिसमें हमें मुझे दिख रहा है कि ये वाली स्कूटी है, ये लड़का आया, तो मैंने सीसीटीवी फुटेज देख के कंफर्म करा और ये नंबर लिखा, मुझे वैसे भी याद नहीं था। ठीक है, अब जब आईओ को बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया, जब हमने उसको क्रॉस करना शुरू किया, आईओ की ये स्टेटमेंट थी कि कोई सीसीटीवी वहां पे कैमरा लगा ही नहीं होगा। तो उसको दिखाया क्या गया? यही तो, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन इफ फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम अ नॉन लॉ बैकग्राउंड कैन अंडरस्टैंड। तो ये चीज आई। उसके बाद हमने जब और दो तीन चीजें पूछनी शुरू करी क्रॉस क्वेश्चंस के अंदर, लड़की से और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, तो इतने ज्यादा उसमें इंफॉर्मेटिव्स आई दैट माय क्लाइंट वाज एक्विटेड विदाउट एनीथिंग। उसको बाइज्जत बरी किया गया और वो केस वहीं पर डिसमिस हुआ। तो उसका पता लगा ये बिल्ड किसने किया केस? बिल तो क्यों? कंप्लेन लड़की थी। अब अब उसके अगेंस्ट कुछ हुआ, लड़की के अगेंस्ट? नहीं, अब देखो, अब मैं आपको वही बताता हूँ ना, आप कहते हैं कि अगर मेरा क्लाइंट गलत है और फिर भी हम डिफेंडिंग और नॉट। सी, अब मुझे नहीं पता कि वहां पे पुलिस वाले के पास सीसीटीवी था नहीं था, उसने सीसीटीवी रिकॉर्ड पे लगाया नहीं, देयर इज नो सीसीटीवी, ना कोई सीडी फाइल हुई, ना कोई पेन ड्राइव केस में फाइल हुई कि हमें सीसीटीवी दिखे। अगर सीसीटीवी होता फिर तो इट्स वन साइडेड, तो कोई सीसीटीवी है नहीं। पुलिस वाला कोर्ट में आके आउटराइटली कह रहा है कि हमने कोई सीसीटीवी है ही नहीं, हमने उसको दिखाई नहीं। तो यही चीजें होती हैं जो प्रोसिक्यूशन अपने केस के अंदर नहीं डाल पाती और एक्यूज को बेनिफिट मिलता है। हमारा ना जो लीगल सिस्टम है ना, उसकी एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, 100 गुनेगार छूट जाए चलता है, बट एक बेगुनाह को जेल नहीं होनी चाहिए। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना प्रोसिक्यूशन का, प्रोसिक्यूशन मतलब स्टेट का, कि वो अपना केस फुल प्रूफ बनाए कि उसमें कोई पंचर ना हो सके। और डिफेंस का जो काम होता है वो ये होता है टू क्रिएट एनी लूप होल जिससे उसमें पंचर हो और उनकी बोट सिंक कर जाए। अभी जैसे आपने बताया, एग्जांपल दिया वाला, अब इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि क्या किसी ने क्वेश्चन किया लड़की से या पुलिस वालों से कि यहाँ जब प्रूफ हो गया कि उनके पास कुछ है ही नहीं, पहली उसकी जो स्टेटमेंट थी उसमें दिया गया, सेकंड स्टेटमेंट कुछ नहीं है, तो क्या उनके अगेंस्ट कुछ रिवर्स केस चला या कुछ किया गया? नहीं नहीं नहीं, ये इस अगर रिवर्स केस चलाना होता तो हम चला सकते थे, बट जब हमारी कोई एनिमिटी है नहीं किसी एक पर्सन से और हमें हमारा जस्टिस मिल गया, इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट। क्लाइंट कर सकता है फॉल्स प्रोसिक्यूशन के केस, फॉल्स केसेस के लिए हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, बट फिर वो और लिटिगेशन बढ़ती है ना। वो तो बढ़ेगी। जब हमने आज तक कभी लड़की को देखा नहीं, सामने वाली पार्टी को, हमारा उससे कभी कोई वास्ता नहीं रहा, हमें नहीं पता वो केस क्यों डला, बट जब वो केस वहां पे सिंक कर गया, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू अगेन revamp it and to create more hurdles for my client. ओके, सो अब जैसे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिन पे झूठे केस डल जाते हैं, जैसे आपने बताया ये भी झूठा केस था, तो इससे तो अगर जैसे कोई मेरे पे करता है, किसी भी करता है जिसको पता भी नहीं है यार, उसके भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट या उस पे भी तो उसका एक घाक लगी उसके ऊपर यार, बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी काफी टाइम से एक वो चल रहा था, अगर आपको पता हो, तिलक नगर के एक लड़का है सरफप्रीत, जिसको दिल्ली का दरिंदा और फलाना ढिमकाना बहुत चीजें बोली और उसकी लाइफ खराब हो गई, उसकी उसको जॉब छोड़नी पड़ी, उसको फलाना ढिमकाना, और वो लड़की आज कनाडा में बैठी है और वो एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ। तो ये होता है, लड़कियों के लिए लॉज बने हैं बट वो यूज के लिए बने हैं, और आज रिजल्ट ये है कि वो अब्यूज हो रहे हैं। तो इसके लिए अभी लीगल सिस्टम कैसे वी आर फाइटिंग एवरी केस, और हर केस अपना एक लॉ बना रहा है, और वो धीरे धीरे करके जजेस को भी एजुकेट कर रहा है, हमें भी एजुकेट कर रहा है, और लिटिगेटर्स को भी समझ आ रही है कि भैया जो उन्होंने लिटिगेशन बनाई है, जो पार्लियामेंटेरियंस ने जो लॉ बनाया है वो फ्लॉड है, तो वो विद टाइम ठीक होगा। देखो, जो लॉ बनाया गया था विद द इंटेंशन बाय पार्लियामेंटेरियंस, उनकी इंटेंशन तो ठीक थी, बिल्कुल थी, कि जो प्रथा चलती आ रही है दहेज की और मार पिटाई की काफी टाइम से, इंडिया कोई ऐसा तो नहीं कि अचानक से पनपी, वो बहुत पुरानी थी। उसको उन्होंने कर्ब करने के लिए जो बनाया, जिस इंटेंशन से बनाया, वो इंटेंशन ठीक थी, बट वो है ना कि बच्चे के हाथ में आपने चाकू दे दिया, बच्चे को नहीं पता कि वो चाकू से कैसे मारना है, उससे सब्जी काटनी है, अपने आप को मारना है,
तो ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੋਟੀ तो देती है पर बांदर ਨੂੰ इस्तेमाल करनी नहीं आ रही वो वाली गल है आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड्स बट दिस बिल्कुल इज फैक्ट ट्रू। आज 90% ऑफ मेल्स आर सफरिंग आइदर फ्रॉम एनी ऑफ द केसेस बिकॉज अभी अतुल सुभाष का जब हमने केस देखा एग्जैक्टली था कि वो भी ऐसा he था। suffered and he has to give away his life एंड उसमें कई लोगों के नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, अगर पढ़ रहा हूँ, यह लोग कह रहे हैं कि तो तुम कोई मेंटल हेल्थ से कुछ अपनी काउंसलिंग करवा लेते, किसी से बात कर लेते, तुम्हें सुसाइड क्यों करना था? अगर सुसाइड ही था तो तुम उसका नाम लेके क्यों गए लड़की का? तो माय पॉइंट वाज किया तुम, क्योंकि उसकी वजह से था, ऑब्वियसली वो तो उसका और नाम नहीं लेगा तो क्यों नहीं लेगा? आप ये सोचिए ना कि वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था कि अपनी लाइफ देनी इट्स अ वेरी बिग डिसीजन बिल्कुल और बहुत गट्स चाहिए उसके लिए मैं इसको लोग कहते हैं ना कि सुसाइड करना कायराना हरकत है मैं ये कहता हूँ सबसे ज्यादा दम ही उसके लिए चाहिए बिल्कुल। तुम लड़ तो लोगे बट जान देना ही बहुत, अभी हमें लगता है हमें बहुत कुछ करना है, लाइफ है, कितने नहीं 84 लाख जूनों के बाद मिली है। चलो वो अलग चीज है बट जब आप अपने आप को अपनी लाइफ लेने लगते हो ना तो यू हैव टू गिव पेन टू योर ओन सेल्फ ट्रू। उस पेन को बियर भी आपने करना है और खुद भी देना है। और खुद को देना है तो बहुत गट्स चाहिए और उसने क्या सफर किया होगा वो तो उसको हम ट्राई भी नहीं कर सकते मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि उस इंसान ने क्या क्या सफर किया है तो वो वाला जो एपिसोड है वो तो बहुत है मैं तो हम कोर्ट्स में मैट्रिमोनियल को जब हम केसेस करते हैं हम कोर्ट में जाते हैं फैमिली कोर्ट्स के अंदर हम ऐसे हजारों अतुल्स को देखते हैं जो रोज कोर्ट में सफर कर रहे होते हैं बस वो अभी उन्होंने सुसाइड नहीं किया या किया भी है तो लाइमलाइट में किया नहीं मिली उनको शांति के अंदर उनको वो सफर कर रहे हैं क्योंकि हम ना मेल्स की एक वो होती है कि जब हम आपस में डिस्कस नहीं करते बोलते नहीं है बोलते नहीं। अंदर ही अंदर जब तक वो फेज इतना ज्यादा बढ़ता नहीं है कि वो ब्लास्ट करेगा तब तक हम सबड्यूट करने की कोशिश करते रहते हैं तो इस चीज को अगर जैसे अभी इस टाइम का जो लॉ है, लीगल लॉ है, वो अब ये चीजें बाहर आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे अब निगाह एजुकेट होने शुरू हो गए हैं, तो एनी प्लानिंग कि अगर कोई सी लड़की का गलत निकलता है, फोन एंटी केसेस गलत निकलते हैं या कोई भी ऐसे लिटिगेशन गलत निकलते हैं, तो क्या वो बैक लॉ कोर्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसा कोई देखो लॉ आ रहा उसके है? लिए भी लॉ तो है फॉर मिलिशियस प्रोसिक्यूशन लॉ है बट एक बात बताओ ना फॉर एग्जांपल यू टेक योर सेल्फ इसको unlock 1.5 महीने के अंदर उसने अपने सास को ससुर को और पति को जेल भिजवा दिया 6 महीने वो लोग जेल रह के आए हैं पति फादर इन लॉ मदर इन लॉ 498 का केस कराया दिस इज आई एम टेलिंग यू बिफोर दिस प्रोटेक्शन अवनीश कुमार की तो वो 6 महीने वो जेल रह के आए और लव रिलेशनशिप था 10 साल का। और वो 6 महीने के बाद जब वो बाहर आया सास ससुर तो विद इन 15-20 दिन उनको 15-20 दिन के अंदर उनको बेल मिल गई थी पति 6 महीने रह के आया वो 6 महीने बाद जब बाहर आया आपको क्या लगता है वो उस माइंडसेट में होगा वो उस लड़की को दोबारा रख लेगा नहीं। तो फिर भी कोर्ट के अंदर ये था कि इसको कितने पैसे चाहिए मैं पैसे दे के इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता निकले मेरी लाइफ से Obviously, कोई कैसे उसको एक्सेप्ट कर लेगा? तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि केस देखो अगर लड़की ने झूठा केस किया है लॉ में तो प्रोविजन है टू फाइल फॉर अ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन बट जब आप इतना सफर कर जाते हो आप उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहते तो क्या आप दोबारा कोर्ट में केस करोगे उसको बुलाने के लिए कि तो कोर्ट में और तूने मेरे से झूठा केस तो मैं तेरे ऊपर केस करूंगा फिर वो चलेगा आई गेस अगर कोई बंदा मेंटली स्ट्रांग होगा तो ही कर पाएगा, अदरवाइज तो कोई भी नहीं कर पाएगा इस चीज को। यार पता है क्या है जब आप किसी को डिवोर्स दे देते हो लड़के ने पैसे देने हैं लड़का तो एटीएम है उससे आप पैसे निकालते जाओ आपने उसको पैसे दे दिए फिर मैं लड़की के ऊपर केस करूंगा तूने झूठा केस किया था तो मैं तो ऑलरेडी फीस दे चुका हूँ ना उसको अपने अगेंस्ट लॉयर करने के लिए मैं ऑलरेडी उसको अपनी जेब से पैसे दे चुका हूँ आई एम गिविंग यू अ स्वॉर्ड हाँ ऑफ माई ओन मनी टू किल मी करेक्ट। सो दिस इज एट व्हाट इज हैपनिंग तो आई गेस इस पे तो काफी टाइम लगेगा टाइम बट लगेगा। विद एवरीथिंग आपने बहुत आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखी होंगी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की और गुवाहाटी हाई कोर्ट की जहाँ पे फीमेल जजेस भी रिप्रिमांड कर रही हैं फीमेल्स को कि आप अगर गलत कर रहे हो तो हम आपका साथ नहीं देंगे ट्रू। अभी मैंने रिसेंटली हाँ एक फीमेल हाई कोर्ट जज गुवाहाटी की एक जज हैं उन्होंने
लड़की के पेरेंट्स को रिस्ट्रेंट किया है कि आप जो मैट्रिमोनियल हाउस है जहाँ पे पति पत्नी रहते हैं उस घर में आप कदम भी नहीं रखोगे क्योंकि आप इसकी लड़ाई करा रहे हो। ट्रू, ये सुना मैंने। और एक केस और हुआ है, उसी जज ने लड़की ने 6 लाख की मेंटेनेंस मांगी, हाँ, जिसने उसमें कहा कि अगर आपको 6 लाख की मेंटेनेंस चाहिए तो आप खुद कमाओ। खुद कमा लो। ट्रू। तो अब धीरे धीरे करके देखो, व्हेन द बेबी वाज बोर्न 498 और ये जो प्रोटेक्शंस मिली थी, इट वाज वेरी यंग। ट्रू। जब वो बड़ा हो रहा है तो वो दिख रहा है कि वो पूत नहीं, वो सपूत है और वो दानव के रूप में बढ़ रहा है, तो उसको धीरे धीरे करके थिंग्स आर ब्रिंगिंग डाउन, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। बट इसमें फिर नुकसान उन्हीं वीमेंस का आएगा जो आज तक पहुंच भी नहीं पाती हैं कोर्ट के दहलीज तक। होंगी जो कोर्ट तक जो असली विक्टिम होंगी ना, वो नहीं पहुंच पाती होंगी कोर्ट। अच्छा, जो असली पहुंच रही हैं वो सब गलत हो रहा है मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन है। मैं इसमें वो नहीं करूंगा कि मैं उसमें जा रहा हूँ, बट एज अ पर्सन, नॉट एज अ लॉयर, एज अ पर्सन मेरा ओपिनियन है कि बहुत गलत हो रहा है। चलो, आई होप कि दिस पॉडकास्ट रीच टू द पीपल जो ऑन द चेयर हैं एंड दे हैव द पावर्स टू मेक द लॉ, और वो थोड़ा सा इसमें Hope कुछ so, और hope so. बेटरमेंट कुछ लेके आए। सो नाउ कमिंग ऑन द मेन नेक्स्ट, जो आपका मेन रूल है एडीआर, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि जो आपका मेन रोल है बीइंग एन एडीआर, हाउ इट इज बेटर देन द कोर्ट रूम एंड व्हाई इट इज बेटर? सी, एडीआर का जो फुल फॉर्म है ना, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें भी नीचे 3 चीजें आती हैं, आर्बिट्रेशन आता है, मीडिएशन आता है और कंसिलिएशन आता है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। आर्बिट्रेशन इज बेसिकली अ कोर्टरूम प्रोसीडिंग आउटसाइड कोर्ट। इट इज जनरली इन बिटवीन कमर्शियल पार्टीज। फॉर एग्जांपल, दो कंपनीज हैं या दो ऐसी पार्टीज जिन्होंने कोई कॉमर्स का कोई एग्रीमेंट किया और वो नहीं फुलफिल हो पाया और कोई डिस्प्यूट राइज हो गया। अब जनरली जब हम सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, अब तो दो कमर्शियल एक्ट आ गया है, कमर्शियल कोर्ट एक्ट आ गया है। अगर आपकी कोई कॉमर्स की एक्टिविटी और कोर्ट में है, तो मैं उससे पहले की बात करता हूँ। जनरली जब आप सिविल कोर्ट में जाते थे तो आपको 3 साल से लेके 5 साल 10 साल तक का एक टाइम लगता था टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। ठीक है, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो अब कमर्शियल कोर्ट एक्ट आ गया तो वो भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, थोड़ा नहीं काफी कॉम्पैक्ट हो गया। बट आर्बिट्रेशन का जो पर्पस है वो कोर्ट में नहीं है। उसका पर्पस यही है कि आपको कोर्ट ही नहीं जाना है, चाहे आपको 4 साल लगे, 5 साल पहले सिविल लॉ में लगते थे, अब कमर्शियल कोर्ट एक्ट में वो आधे से भी कम में रह गया है। उसके झंझट से भी नहीं बचना है। आर्बिट्रेशन का पर्पस होता है टू सिट आउटसाइड इट अ इक्वल प्लेस। वहां पे जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। दे कैन बी एक्स जजेस, they can be senior advocates, they can be either engineers, depending upon the केस की केस क्या है। तो वो आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं वो, देखो अगर आप कोर्ट गए हो तो आपने देखा होगा लॉयर्स ऐसे नीचे खड़े होते हैं और जजेस थोड़े से पेडिस्टल पे खड़े होते हैं, दे आर गिवन अ सुपीरियरिटी। आर्बिट्रेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब एक टेबल पे बैठते हैं, एक इक्वल प्लेस पे बैठते हैं, बोथ द पार्टीज आर इक्वल, आर्बिट्रेटर्स आर इक्वल, वी आर इन इनफॉर्मल सेटअप। बट जो उसकी प्रोसीडिंग है वो फॉर्मल है। उसका जो जज अवार्ड आएगा इज इक्वल टू अ सिविल जज अवार्ड। ओके, ठीक है। तो हम उसका टाइम बचाते हैं और आर्बिट्रेशन एक्ट ये कहता है कि 1 साल के अंदर आपको आर्बिट्रेशन कंप्लीट करनी ही करनी है। एक्सटेंशन आप 6 महीने का ले सकते हो, 1.5 साल हो गया, बट वो 1.5 साल में आपको आर्बिट्रेशन कंप्लीट करनी है। तो वो टाइम बाउंड जो एक चीज हो जाती है वो कॉमर्स के पर्पस के लिए अच्छी रहती है। और आर्बिट्रेशन सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही है, इट्स वर्ल्ड वाइड हो रही है। सिंगापुर हो रही है, लंदन हो रही है, हर जगह हो रही है। सिंगापुर बहुत बड़ी सीट है, लंदन आर्बिट्रेशन बहुत बड़ी सीट है, दिल्ली इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो आर्बिट्रेशन इज वर्ल्ड वाइड। कंपनीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली की कंपनी ने दिल्ली पे केस किया, बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आती हैं, जब काम करती हैं तो वो आर्बिट्रेशन चूज करती हैं। वो नहीं चाहती कि वो इंडिया की कोर्टों के धक्के खाएं। उनको पता भी है कि इंडिया की कोर्ट में नहीं, कहीं के भी कोर्ट हो। हाँ, उनके लिए कॉमर्सली तो उनके लिए तो हाँ, वो लिटिगेशन, अगर वो लिटिगेशन में जाएंगे तो उनका टाइम बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के अंदर उनका टाइम बचता है, whether they win or they lose, whether they gain something or they do not gain, but arbitration जो है वो डिस्प्यूट को इजीली एंड स्विफ्टली रिजॉल्व कराने में हेल्प करता है। अब बात आती है मीडिएशन की। मीडिएशन तो हम उसको कहते हैं मध्यस्थता, टू कम इन अ मिडिल प्लेस।
तो मीडिएशन वो है। ओके, मीडिएशन फैमिली मैटर्स में, कॉमर्स मैटर्स में, सब में सारी चीज़ों में काम आती है। तो हम कोशिश बेसिकली एज एन एडीआर, जब हमने स्पेशलाइजेशन करी तो हमारा पर्पस ये है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अ लेंदी लिटिगेशन, अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है मीडिएशन के थ्रू, हम उसको कंसाइल कर सकते हैं कंसिलिएशन के थ्रू, या हम उसको इन अ शॉर्टर वे आर्बिट्रेशन के अंदर उसको हम टाइम बाउंड मैनर में स्विफ्टली उसको हम खत्म कर सके तो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस वो हम कर सकते हैं। तो इसका पर्पस जनरली ओवरऑल ये है। मनमोहन, जैसे अभी हम बात करते हैं मीडिएशंस की, हम्म। सो डू यू थिंक मीडिएशन गॉट द रॉन्ग साइड, या उसका मिसयूज भी होता है मीडिएशंस का? मिसयूज तो हर चीज का हो सकता है। देखो, गाड़ी चला भी सकते हैं, उसको हम भगा भी सकते हैं, उसके व्हीली भी मार सकते हैं, स्टंट भी कर सकते हैं। हाँ। मिसयूज तो हर चीज का है, जिस चीज का यूज है वहां पे मिसयूज आता है। यार अभी हम वो अतुल वाली बात कर रहे थे, हम वैसे ही कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि इवन आफ्टर स्टेइंग 6 months इन जेल, दैट गाय वाज रेडी टू पे 10 लाख रुपीज की मेरे को इसके एक्स अमाउंट दे के मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो जब एक इंसान इतना थक जाता है, हार जाता है अपने आप से, तो कई बार ये सोचता है कि अगर पैसे से आई कैन बाय माई पीस, इट्स ओके कि मैं पैसे देता हूँ एंड आई एम बाइंग माई पीस, डिस्पाइट हैविंग कि मेरे पास ईगो है, मेरे पास अड़क है, मैं उसको खराब कर दूंगा, मैं उसकी जिंदगी। बट एट द एंड जब इंसान समझ जाता है कि अगर मैं 10 साल उसको रोकड़ाऊंगा तो 10 साल मेरे भी जवानी के प्राइम खराब हो रहा है। बिल्कुल। तो कई बार हो जाता है, कई बार मीडिएशन को ब्लैकमेल टूल की तरह भी यूज किया जाता है, बट वो तब किया जाता है जब इंसान दूसरे साइड का ये सोचता है कि यार अगर मैं 10 साल 10 लाख रुपए दे के बचा रहा हूँ और मैं इन 10 साल के अंदर में 10 के 1 करोड़ कमा सकता हूँ, या मैं लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकता हूँ, तो मैं दे देता हूँ। ट्रू। तो अब इसको आप मिसयूज बोलोगे या इसको समझदारी बोलोगे, इट्स अपॉन यू एंड योर व्यूअर्स टू डिसाइड। Okay, that's a good one, I guess. Hmm. Okay. So now, no, I have a. This is very common questions, right? कि जो कोर्ट केस चल रहे हैं अंदर, उनका एक मीडिया ट्रायल भी चलता है बाहर। सो हाउ डू यू थिंक कि जो मीडिया ट्रायल्स हैं, क्या उनका प्रभाव कोर्ट ट्रायल्स पर पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। ये सब पिक्चरों के अंदर दिखाया जाता है कि जजेस बैठ के देखते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, पढ़ते जरूर होंगे कि क्या आ रहा है, बट नहीं होता है। एवरीथिंग इज ऑन लॉ, ऑन पेपर, ऑन एविडेंस। ये पिक्चरों में होता है कि ट्रायल का प्रभाव, और ये जो कौन सी मूवी आई थी अक्षय कुमार की नानावटी केस के ऊपर, रुस्तम, कि भाई न्यूज़पेपर बांट दिए और जजेस पढ़ रहे हैं, और ये कुछ नहीं होता है सब। ये सारा फेक है उसके अंदर। नहीं देखो, जजेस ऑब्वियसली दे आर वेल रेड पीपल, जजेस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दे आर अवेयर अबाउट द सोसाइटी, उनको सारी चीजों के बारे में नॉलेज होती है और रखते भी हैं और रखनी भी चाहिए। बट मैं ये बोलूं कि उनको प्रभाव पड़ता है, कुछ नहीं होता ऐसा। जो लॉ है, जो एविडेंसेस हैं उनके सामने, जो केस उनके सामने है, जजमेंट उसी पे आती है। हमारे जो इंडियन जजेस हैं ना, दे आर वेरी केपेबल पीपल। उनको प्रभाव डालना इट्स नॉट किसी के वो नहीं है, ऐसा कि मीडिया देख के कुछ नहीं होता ऐसा, ये सब पिक्चरों में होता है। ओके। सो अगर अच्छा, इसमें अगर हम बोलते हैं पुलिस का जो रोल होता है, जब कुछ कोई केस होता है पहले पुलिस आती है, तो डू यू रियली थिंक अ लॉट ऑफ टाइम इज बीइंग टोल्ड, या देखा भी हमने कि जो अपना पुलिस अपना रोल है उसे इतना नहीं निभाती है? ऐसा एक्चुअल में होता है या जस्ट अ स्टोरी? होता है, कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो पुलिस वाला कैसा है। बहुत अच्छे लोग भी हैं डिपार्टमेंट में, सारा डिपार्टमेंट गंदा नहीं है। एक का दुक्का कोई मछली गंदी होगी जिसने पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रखा है। बहुत ऑफिसर ऐसे हैं जो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, कुछ नहीं रिश्वत लेते, कुछ नहीं करते, सिस्टम से चलता है। कुछ गंदे मछलियां तो हर चीज में, हर फील्ड में होती हैं, तो उनके वजह से पूरा सिस्टम खराब होता है। बट ठीक है, ओवरऑल फेथ है, काम करते हैं लोग, वो भी मेहनत करते हैं। पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस इकलौती ऐसी एक सर्विस है आफ्टर डॉक्टर्स जो 24 घंटे ड्यूटी में रहती है। ये तो है, यू कैन डिनाई दैट कि वो 24 हमारे घंटे होती है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में पर्सनल्स की कमी है, लोग ही नहीं है।
उनको आप मानोगे नहीं कि जो कांस्टेबल्स और इस सब इंस्पेक्टर्स लेवल के लोग हैं वो 6-6 दिन तक ड्यूटी पे होते हैं और फिर एक दिन हफ्ते में घर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग ड्यूटी नहीं करते, कुछ इक्का दुक्का हो सकता है कि कोई गंदी मछली हो, बट ओवरऑल हर बंदा गलत है। आई वुड नॉट एग्री टू दैट। ओके, सो मनमोहन, जैसे भी हमने बात करी पुलिस के ऊपर, राइट, सिमिलर वे में लॉयर्स के ऊपर भी, डू लॉयर ट्विस्ट द ट्रुथ टू विन द केस? चाहे उनका जो क्लाइंट है वो गलत है, बट वो प्रूफ को ट्विस्ट करते हैं कि जीतने के लिए केस को। और फिर वही वाली बात आएगी ग्रे और ब्लैक और व्हाइट की, कि ट्रूथ है क्या। आपके लिए ग्लास आधा खाली सच्चाई हो सकती है, मेरे लिए ग्लास आधा भरा सच्चाई हो सकती है। आपकी सच्चाई इंपॉर्टेंट है, मेरी मेरे लिए मेरी, आपके लिए आपकी। अब सच्चाई क्या है, मेन फैक्टर वो है। वो तो प्रूफ में आ जाएगा। तो फिर एग्जैक्टली कभी भी ट्विस्टिंग नहीं होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस होता है। ओके, अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 354 का, जो एक लड़की ने केस डाला था, हो सकता है वो लड़की सही कह रही हो कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई, हो सकता है कि मेरा क्लाइंट ठीक कह रहा हो कि उसने छेड़छाड़ नहीं करी। दोनों का ट्रुथ दोनों के लिए इक्वल है। उसके लिए उसका वाला इम्पोर्टेंट है, दूसरे के लिए दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है। बट अब ऑन द पर्सपेक्ट ऑफ लॉ एंड एविडेंसेस एंड द प्रोसीजर, कौन सा ज्यादा ऊपर पेडिस्टल पे खड़ा होता है, उससे चीजों को डिफाइन किया जाता है। तो ये बात मैं नहीं मानता कि कोई भी लॉयर ट्रुथ को ट्विस्ट करता है। वो अपना ट्रुथ रखता है, सामने वाली पार्टी अपना रखती है। कौन सा ट्रुथ ज्यादा ऊपर है, बात उस पे आती है, और वो डिसाइड करेगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करता है कि जज के ऊपर, कि वो किस तरफ उसका डिसीजन आता है। तो कैसे कैसे प्रूफ दिखाए जाते हैं, उससे भी रहता है ऑब्वियसली। मैं क्या चीज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरे क्या एविडेंसेस हैं, मेरी क्या बातचीत है, मेरी क्या चिट्ठियां हैं, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। अब मैंने बताया ना आपको, लॉयर भी नहीं था वहां पे एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, चाहे वो सिविल रॉन्ग है चाहे वो क्रिमिनल रॉन्ग है। अब मैंने आपको एक्स अमाउंट का सामान दिया, आपने मुझे एक्स अमाउंट का कैश दे दिया। ना सामान देते वक्त पुलिस वाला जज वाला वकील था, ना कैश देते वक्त था। अब सारी बात आएगी, आप मैंने आप पे केस कर दिया कि जी मैंने सामान भेजा है और आपने पैसे नहीं दिए। ठीक है, अब अगर मेरे पास सामान देते हुए की बिल्टी की रसीद है आपकी साइन की हुई, आइटम रिसीव्ड, और आपके पास कैश देते हुए की रिसीव है कि भैया रेवेन्यू स्टैंप लगा के आपने कैश रिसिप्ट पे दिया था या पेटीएम किया था। इट डिपेंड्स ना कि आपने कैश देते हुए कि आपके पास रसीद है और मेरे सामान देते हुए कि मेरे पास रसीद है, कि किसकी सच्चाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सिंपल वही डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली अगर आपके पास नहीं है और मेरे पास है, मैंने सामान भेजा है और आपने कैश की, आपके पास रसीद नहीं है, तो फिर आपने इसका मतलब पैसे नहीं दिए। और आपके पास है कैश की रसीद और सामने वाले के पास ही नहीं है बिल्टी का, तो फिर तो पैसे दिए हैं, सामान तो आया ही नहीं अभी। ट्रू। तो वो वाली चीज है। ओके, सो नाउ सिमिलर वे में, अब नाउ लेट्स सपोज कि मेरा सामान भी दे दिया। अब मुझे बीइंग अ मेरा क्लाइंट, मुझे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बीइंग अ लॉयर, मुझे पता है मेरे क्लाइंट ने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। सो ये एक एथिकल वे में अगर मैं बात करूं, तो क्या जो लॉयर है वो गिल्टी फील करता है कभी? यार ये भी डिपेंड, देखो अगर मैं अपनी बात करूं तो हम तो कोशिश करते हैं, बी इट सिविल, बी इट क्रिमिनल या बी इट मैट्रिमोनियल, अगर हम कि भाई हम अपने क्लाइंट को समझाएं कि भैया ये ज्यादा हो रहा है, आप थोड़ा सा लिमिट में आ जाओ, क्यों अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, होना कुछ भी नहीं है, हम समझाते हैं उसको। ठीक है, अगर मैट्रिमोनियल केसेस की बात करें और डिवोर्स वगैरह की केसेस की बात करें, तो हम ट्राई करते हैं कि घर बच जाए, हम दोनों पार्टीज को बिठाते हैं कि घर बच जाए। ठीक है, अगर इतने ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स है, इतने ज्यादा इश्यूज है कि कुछ घर नहीं बच सकता है, तो फिर हम दोनों पार्टीज को सजेस्ट करते हैं कि भैया म्यूचुअली डिवोर्स ले लो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो क्रिमिनल केसेस करके और ये चीजें करके, और दोनों का टाइम खराब कर रहे हो, लंबे साल तक केस चलेगा, एंड में भी डिवोर्स ही होना है। तो वो डिपेंड करता है पार्टीज के ऊपर भी, कि वो जो लॉयर्स उनको सलाह देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 99.999% लॉयर्स हमेशा
चीज को एमिकेबली रिजॉल्व करने के लिए पहली चीज तो क्लाइंट को बोलते ही है, कि ठीक है। आपस में सॉर्ट कर लो। आप अगर अगर सिचुएशन सॉर्टेबल है तो, ओके। अगर मैट्रिमोनियल में तो सारे ही बोलते हैं, 100% बोलते हैं, उसके अंदर तो मैं बोलूंगा ही नहीं कि कोई लॉयर बोलता अच्छा। हो कि आप डिवोर्स करो और मैं करना ही करना है, ठीक है। अगर एमिके इतने ज्यादा रिफ्ट नहीं क्रिएट हुए हैं कि वो खाई भरी नहीं जा सकती, तो कोई लॉयर नहीं बोलता कि इसको खोदो। सिविल के अंदर भी अगर लगता है कि भैया चीजें रेक्टिफाई की जा सकती हैं, तो हर लॉयर ट्राई करता है कि एमिकेबली इसको खत्म कर लें। अगर सेटलमेंट होती है तो सेटलमेंट कर लें। बट अगर कोई दोनों पार्टी में से एक भी अकड़ जाए और नहीं टेबल पे बैठना चाहे, तो फिर तो किसी की भी हाथ में है ना, फिर तो वी हैव टू फाइट इट, राइट। हम बैठे हैं हमें फाइट करने के लिए, हमने अपनी रोजी रोटी एज अ लॉयर भी हमने कमानी है बैठने के लिए। बट अगर वो चीज एमिकेबल ठीक हो सकती है, तो हम ट्राई करते हैं कि वो एमिकेबल ठीक हो जाए। अब अगर एक लड़की है, वो कहेगी भाई मेरे को साथ में भी नहीं रहना है, और लड़का बोले कि भैया मेरे को इसको डिवोर्स नहीं देना, इसमें जिंदगी खराब करी है, दोनों अपने ईगो में अकड़े रहे हैं, तो फिर तो लॉयर्स क्या ही कर लेंगे। तो लॉयर्स का तो हम अच्छा है, हमारा नहीं अच्छा क्या है, लॉयर्स की अर्निंग नहीं हो रही। अर्निंग तो हम वैसे भी लेंगे, अगर मीडिएशन में सॉल्व हो जाएगा, हम अर्निंग तो हमने तब भी लेनी है। पैसा तो आप आए हो, तो अर्निंग तो अलग चीज है, इसमें भी जो लॉयर्स अर्निंग है वो अलग क्यों चीज। कहते हैं कि तो आप पहले जल्दी रिजॉल्व कर लो, वो डिले के लिए भी तो कर सकते हैं इसमें। डिपेंड करता है कि लॉयर्स कैसे हैं, ये डिले के लिए करेंगे नहीं करेंगे। जल्दी करने से बेनिफिट ये है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो। आप हर लॉयर ये सोचता है अपने क्लाइंट के लिए कि यार ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ओके। ठीक है। डिवोर्स होगा नहीं होगा, साथ या तो साथ में रहेंगे या साथ में नहीं रहेंगे। साथ में रहेंगे तब भी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, रिजॉल्व अपने डिस्प्यूट्स के ऊपर मिट्टी डालेंगे आगे बढ़ेंगे, तो भी हम ये सोचते हैं किसी का घर तोड़ के हमको फायदा तो है नहीं। और जहाँ पे कंफ्लिक्ट इतने ज्यादा है कि घर बच ही नहीं सकता है, तुमको भी पता है, क्लाइंट्स को पता होता है क्या कि मेरे को नई शक्ल देखनी, मेरे को रहना ही नहीं है। वो कंफ्लिक्ट इतने ज्यादा है कि वो रिजॉल्व हो ही नहीं सकते। जब क्लाइंट को पता है, दोनों को पता है, तो 10 साल केस चला के 5 साल केस चला के फायदा नहीं। आप डिवोर्स करो, म्यूचुअली कर लो, और आगे अपनी लाइफ को एंजॉय करो। कोई लॉयर नहीं चाहता कि उसका केस 12-12 साल चले। और जैसे एज ए कॉर्पोरेट किसी का होता है ना कि उसका प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 5 खत्म कर चुका, जैसे उसके लिए उसकी क्रेडिबिलिटी है ना, वैसे लॉयर्स के लिए भी हमारी क्रेडिबिलिटी है कि हमारा कितना, हमने कितनी रेजोल्यूशंस करा दी है। ये भी एक उनका एक काइंड ऑफ नहीं, हमारे लिए अपने होता है, रिपोर्ट कार्ड नहीं है, हमारे लिए है कि हमने घर बचाया है। हमें भी खुशी मिलती है ना इंटरनली, पीस ऑफ द माइंड सिख। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर हमने घर बचाया तो हम शांति से रात को 2 रोटी खाएंगे, चाहे सूखी खा लेंगे नमक के साथ, बट पीसफुली सो पाएंगे कि हाँ हमने चीज ठीक करी है। भी कई बार सुनने में आता है कि लॉयर्स ही होते हैं जो अगर कोई भी केस आ रहा है उसमें फ्यूल डालने का काम लॉयर्स ही करते हैं और आपस में ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। ओके। कहते हैं दोनों को जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं ना, 2 लॉयर्स अगर कोर्ट में खड़े आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो हम लॉयर्स आपस में नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी पार्टीज के लिए लड़ रहे हैं। और हम ऐसा तो है नहीं ना एक दूसरे से हाथापाई करेंगे। लॉयर्स कभी भी ऐसा, वी आर प्रोफेशनल्स, ठीक है। इट माइट बी कि मेरा बैचमेट है जो इसने मेरे साथ बैठ के लॉ करी है, मेरा फ्रेंड है, वही किसी सामने वाली पार्टी के लिए खड़ा है, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में एनिमिटी आ जाएगी, मेरे या मेरे फेलो एडवोकेट के बीच में एनिमिटी आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है। मैं अपने क्लाइंट के लिए फाइट कर रहा हूँ, वो अपने क्लाइंट के लिए फाइट कर रहा है, मेरे पास मेरा बैकअप है फाइट करने के लिए, और वो बैकअप क्या है? क्लाइंट के एविडेंसेस, क्लाइंट की स्टोरी, क्लाइंट का दिमाग, जो उसके साथ हुआ वो उसकी स्टोरी है, उसके एविडेंसेस है। सामने वाली पार्टी के लिए उसके हैं, ठीक है। तो अब वो अपने एविडेंसेस सामने रख देगा, मैंने अपने रख दिए,
जज ने डिसाइड करना है एविडेंसेस को, सारी चीजों को, सब चीजों को एनालाइज करके, प्लस लॉ अप्लाई करके। तो लॉयर्स नहीं करते हैं, वो आपस में जो लोग होते हैं वही करते हैं। ऐसा सिर्फ परसेप्शन है, ये सब टीवी में पिक्चरों में दिखाया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी भी कोई लॉयर नहीं वो करता कि केस बढ़ा दे। दे ऑलवेज ट्राई कि वहीं पे सॉर्ट हो जाए, नहीं, शॉर्ट ना, अगर शॉर्ट ना भी हो तो कभी भी लॉयर नहीं करता कि केस सालों साल लॉयर की वजह से चल रहा हो, बढ़ रहा हो, कि 10 साल केस चला क्यों लॉयर की वजह से, ऐसा नहीं होता है। ये सब पिक्चरों में दिखाया जाता है। सनी देओल की पिक्चर में वो तारीख पे तारीख, में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हाँ कोई अनफोर्सिबल सर्कमस्टांस आ जाएगी भैया, आपकी किस्मत ही इतनी ज्यादा खराब है कि जज की तबीयत खराब हो गई जब आप कोर्ट में आए, वो ट्रेनिंग पे चला गया, या सामने वाले किसी के साथ चीजें हो जाए, तो वो उसके तो कोई भी हाथ में नहीं है ना। ट्रू, ये तो सिचुएशंस हैं। ये तो ह्यूमन चीजें हम सबको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई एज ए ऑपोजिट लॉयर, और आप क्या कोई जूनियर आके बोल रहा है कि जी लॉयर साहब की तबीयत खराब हो गई है, और उनके घर में कुछ मिसहैप हो गया है, XYZ, किसी कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज है, तो ये तो ह्यूमन चीज है कि यार कोई हेवेंस वोंट फॉल कि अगर एक दिन हम उसको नहीं सुनेंगे या एक महीना डेट आगे चली जाएगी। इंसान की तबीयत ज्यादा जरूरी है, वो बेड बेड हॉस्पिटल के बेड पे, तो वहां से तो नहीं आएगा ना। तो वो वाली चीज फैमिली में भी है तो वो बंदा ढंग से काम भी नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली आपकी भी अगर तबीयत खराब है, ऑफिस से भी छुट्टी लेते हो ना, हम सब घर, बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं तो हेवेंस वोंट फॉल, अगर एक एग्जाम भी मिस हो जाता तो क्या होगा, पत्थर थोड़ी, पहाड़ थोड़ी गिर जाएगा। तो वो वाली चीज होती है। बट ऐसे कोई लॉयर नहीं है एक्चुअली दिल्ली स्पेशली के अंदर, जो सालों साल ऐसे खुद केस चढ़ाए और आपस में कनाइवेंस के अंदर लॉयर्स मिलके करेंगे, कुछ नहीं। अब एक जो हमारा टॉपिक बीइंग पंजाबी पंजाब तो दूर, एंड जो मुझे लगता है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में तो नहीं है, बट हाँ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखा जाता है, वो है बीइंग अ सिख आइडेंटिटी। क्योंकि आजकल जो माहौल है इस टाइम पे, सिख आइडेंटिटीज के अंदर बहुत ज्यादा एक रहता है कि उनको बोला था खालिस्तानी। इफ यू स्टार्ट वर्क, यू आर नॉट गोइंग एज पर दी सोसाइटी, एंड अगर आप अपनी बात करो तो खालिस्तानी आपके पास आ जाएगा, और नहीं भी बोला जाएगा तो लोगों के दिमाग में होता है यार ये तो हो सकता है खालिस्तानी, अगर यू आर गोइंग एज नॉट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या वो सिख आइडेंटिटी आपको लगती है ऐसी है, या इट जस्ट अ स्पार्क, या जस्ट एक वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की चीज है? पहले तो आई थिंक हमें खालिस्तान का वर्ड का मतलब समझना चाहिए। अगर हम वो मतलब समझ जाएंगे ना, चाहे वो आपके व्यूअर्स सिख व्यूअर्स हैं, चाहे वो नॉन सिख व्यूअर्स हैं, अगर वो मतलब समझ जाएंगे तो वो खुद चाहेंगे कि पूरा देश खालिस्तान बन जाए। जैसे सिर्फ एक स्टेट नहीं, पूरा देश बन जाए। व्हाट इज खालिस? प्योर, खालिस इज प्योर, एंड स्थान इज प्लेस। आज हमारे देश में करप्शन है, भुखमरी है, गरीबों की झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहे हैं, काम के ऊपर अटैक हो गया। वेस्ट दिल्ली में तो स्पेसिफिकली वो रघबीर नगर वाले एरिया के अंदर वो जो जीन्स फैक्ट्री थी, मार्केट थी, सब पूरा उनके काम, आपने रोजी रोटी छीन ली, उनके घर आप छीन रहे हो। सरोजनी नगर मार्केट के अंदर रात को 10 बजे बुलडोजर चला है। जब दुकानदार अपनी दुकान बढ़ा के घर चला गया, आपने तब पीठ पीछे छुप के कायरों की तरह आपने बुलडोजर चलाया। अब अगर यही वो प्योर लैंड हो, प्योर इन द सेंस ऑफ रिलीजन, प्योर इन द सेंस ऑफ एथिक्स, कीपिंग आइडियोलॉजी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह एरा, महाराजा रंजीत सिंह जी के टाइम पे सिख राज के अंदर सिर्फ 10% सिख थे, 90% अदर कम्युनिटीज थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पोर्चुगीज, जर्मन। महाराजा रंजीत सिंह के दरबार को अगर आप स्टडी करो, आपको पता चलेगा उसमें मुस्लिम उनके जर्नैल थे, बिल्कुल थे। फ्रेंच एंड जर्मन सोल्जर्स वर पार्ट ऑफ हिज आर्मी। क्यों? क्योंकि उनको सैलरी अच्छी मिलती थी, प्लस उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। एंड आई गेस उसमें बात करते हो, अगर जर्नैल तो आपने मुसलमान थे, और जितने मंत्री होते थे उसमें से 50-60% नॉन सिख थे, हिंदू थे, है ना, रहते थे। और वो इकलौता ऐसा राज्य था जिस, अगर ब्रिटिश इंडिया ने 200 साल इंडिया पर राज किया है, तो सिख राज को लास्ट में एक्वायर कर पाए हैं, और वो सिर्फ 100 साल तक गुलाम रहा है। और सबसे पहले गुलामी के अगेंस्ट आवाज किसने उठाई है? सिखों ने। तो अगर सारे लोग समझे ना कि खालसा का क्या मतलब है,
और खालिस का क्या मतलब है? तो मैं तो ये चाहूंगा कि इंडिया का नाम बदल के पूरे खालिस्तान कर दो। अगर इसके अंदर हमें भुखमरी मिटती हो, डिस्क्रिमिनेशन मिटती हो, लोगों को उनके काम ना बंद किए जा रहे हो, पीठ पीछे उनकी रोजी रोटी पर अटैक ना कर रहे हो, बिजली अच्छे से आ रही हो, पानी अच्छे से आ रहा हो, तो नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने कहा था ना, व्हाट इज इन द नेम, चेंज इट इन द नेम एंड गिव द पावर टू खालसा। नहीं तो खालसा ने तो राज ले ही लेना है। वो तो होना ही है एक दिन। गुरु साहब का बचन है, 92 करोड़ खालसा होएगा, 96 करोड़, तो गुरु साहब ने तो कहा है, खालसा प्रगट होएगा, राज होएगा। तो गुरु साहब ਦੇ ਤਾਂ बच्चन मोड़े नहीं जाते, वो होने हैं पूरे। बाकी मुझे ऐसा लगता है, देखो ये तो पॉलिटिक्स है। अब दिन वही चल रहे हैं, 1 जून से लेके 6 जून तक। आज हम 6 जून को ही शूट कर रहे हैं, 7 जून को। पिंडरा वाले ने भी कभी खालसा खालिस्तान नहीं मांगा था। उनकी भी एक स्पीच थी कि मैं ना उसकी हिमायत करता हूँ ना उसके अगेंस्ट हूँ। अगर आप हम इंडिया में रहना चाहते हैं, यू कैन अटैच दैट क्लिप विद योर पॉडकास्ट। उनकी वो वर्ड्स थे कि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, बट 1 नंबर के शहरी बन के, हमें सेकंड ग्रेड का सिटीजन नहीं बनना है। हमारे लिए लॉ अलग नहीं होना चाहिए। अगर आप हमें अपने देश में रख सकते हो तो ठीक है, बट अगर आप इतना ही इच्छुक हो हमें खालिस्तान देने के लिए, तो दे दो। हमने मांगा नहीं, बट हम मना नहीं करेंगे। उन्होंने भी कभी नहीं मांगा, ये सिर्फ पॉलिटिक्स थी। एल के अडवाणी ने अपनी किताब में लिखा है यार। अच्छा। उसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी माय लाइफ माय नेशन के अंदर एल के अडवाणी ने लिखा है कि हमने इंदिरा गांधी को फोर्स किया दरबार से पे अटैक करने के लिए और भिंडरावाले के ऊपर करने के लिए। बट उन पे कभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कोई, ये बेवकूफ है ना हमारे लोग भी, हमारे लीडर्स भी तो बेवकूफ है। ट्रू। हमारे लीडर्स में अक्ल कहाँ है? हमारा एक आज का जो मंत्री है आजकल, हमारा बहुत अच्छा लीडर है। बिल्कुल। जो झुग्गियों के पीछे उनका भी एक हाथ है। नहीं करना चाहिए यार, गरीब लोग हैं, क्या उनको उनके कामों को आप हटा के क्या कर लोगे? उन्होंने ही आपको वोट दिया है यार। उन्होंने भी यही सोच के वोट दिया कि बेटर गवर्नमेंट आएगी तो हो सकता है काम अच्छा सा हो जाएगा। वो सब वोटर है उनके, क्यों कर रहे हैं, नहीं समझ आती। दिल से तो वो भी अच्छे हैं, पता नहीं लगता उनकी पार्टी पीछे से कुछ खराब कर रही हो। सिचुएशन भी खराब हो। नहीं, सिचुएशन नहीं खराब हो, दिल के अच्छे हैं वो। हो सकता है पार्टी का पीछे से आदेश ज्यादा हो, क्योंकि वो मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं वो। तो उनको एक सिख चारा मिल गया तो हो सकता है उनके हाथ उनको स्केपगोट बनाया जा रहा हो, वो यूज किया जा रहा हो सकता है। सिचुएशन कैन बी एनी हाँ, मोमेंट मैं टाइम। कह तो रहा हूँ उनकी जो पार्टी है, दैट पार्टी इज हैविंग आइडियोलॉजी एवरीवन नोज। और वो जो लीडर है वो सिख लीडर है, तो हो सकता है उनको स्केपगोट बनाया जा रहा हो, पर दिल से अच्छे हैं वो। तो अगर ये चीज भी है, मैंने कई बार देखा है कि देयर इज ए बैन ऑन किरपान। कई जगह पे किरपान पे बैन होता है। इंडिया में कई ऐसे पार्ट्स है जहाँ पे मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ ट्रैवल करता है, बट मैंने कई बार न्यूज में आता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे किरपान को मना कर देता है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कहीं पे भी। और अगर कोई किरपान पहन के चल रहा है तो लोग डरते हैं उससे कि यार नहीं नहीं, ये तो मार देगा हमें। And अगर आपने देखा हो, बहुत जगह पे ऐसी वीडियोस आ जाती हैं कि उसको खालिस्तानी या उसको ऐसे आतंकवादी देख लिया जाता है। क्या वो एक काइंड ऑफ हमें सिटीजन मान रहे हैं या नहीं होता है? नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं। दो मेरे साथ खुद एक एक्सपीरियंस हुआ था, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जनरली ऐसा ब्लैंकेट, जो आप कह रहे हो कि ब्लैंकेट में ऐसा होता हो। लोगों बहुत रेयरली होता है। लोगों की ना खुद की, जिसको मैं कहूंगा इलिटरेसी है, जिसकी वजह से कई बार हो जाता है। मेरे साथ हुआ है, और मेरे साथ कोर्ट में हुआ है। अच्छा। मैं और मेरा ब्रदर हम रोहिणी कोर्ट जा रहे थे, तो दिल्ली पुलिस का जो फ्रिस्किंग स्टाफ था जो गेट पे था, उसने हमें फ्रिस्क किया, और उसने मेरी कृपान पे हाथ रखा और मुझे बोला कि आप रजिस्टर में एंट्री करके जाओगे कृपान की। और मुझसे पहले भी 4 5 6 7 सिंगों ने वहाँ पे नाम वगैरह, मैं क्यों एंट्री करूँ? आई क्रिएटेड ए ह्यूमन क्राई, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे को इसकी वो मिली हुई है कि सिख कैन कैरी अ कृपान अंडर आर्टिकल 25। तो मेरे साथ उसने मेरे को बोला कि आप इसमें एंट्री करके जाइए। आई ऑब्जेक्टेड टू दैट। I raised a complaint to the district judge रोहिणी. I called DCP North, जो रोहिणी जो जोन लगता है. She came. She apologized. District judge रोहिणी gave a strict action to be taken against that influence, that person जो कर रहा था.
Thereafter, I went to DCP Securities. DCP Securities is the man who is responsible for security of all the courts, ओके be it Supreme Court, High Court or other district courts. डीसीपी सिक्योरिटीज से मैं मिला, संदीप जी नाम था उनका उस टाइम पे, अब तो शायद पता नहीं मेरे को बदल गया नहीं बदल गया। उनसे मैं मिला, मैंने उनको सारी सिचुएशन समझाई, मैं रिटर्न एक मेमोरेंडम लेके गया था। तो ऑलरेडी ही न्यू कि ऐसा ऐसा कोई इंसिडेंट हो चुका है, और वो जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मेरे को नाम से रिकलेक्ट कर लिया था। हो सकता है डीसीपी नॉर्थ मैडम ने बताया हो कि भाई ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ, या डीजी साहब ने उनको, जज साहब ने बोला हो। तो जब मैं पहुंचा तो ही ऑलरेडी न्यू माय नेम आल्सो एंड होल इंसिडेंट की क्या क्या चीजें हुई हैं। तो मैं गया, उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, मेरा मेमोरेंडम उन्होंने लिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे अश्योर किया कि हम, वैसे तो एसओपी है, उन्होंने बताया, उन्होंने दिखाई एसओपी कि भी ऐसे ऐसे है, आप किसी भी लिटिगेंट को या लॉयर को आप ऐसे नहीं, किसी को भी नहीं बोलोगे। कोर्ट एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्लेस है, किसी को भी नहीं बोलोगे। और एज ए लॉयर मेरे साथ हुआ, मुझे तो और बुरा लगा कि जब मैं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, मैं दूसरे की क्या करूं। जज साहब ने हमारी बात सुनी और डीसीपी सिक्योरिटीज ने मुझे वो एसओपी दिखाई, एंड ही अश्योर्ड मी कि हम दोबारा इसकी ट्रेनिंग लेंगे सारे पर्सनल्स की। एंड आफ्टर 3-4 days व्हेन आई वेंट अगेन, दैट पर्सन स्पेशली केम टू मी एंड अपोलोजाइज्ड, और रजिस्टर भी वहां से गायब हो चुका था। हम हाई कोर्ट में जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आज तक हमें 2 फ्रिस्किंग करते हैं, मेटल गेट से भी हम निकलते हैं, सारे लोग जैसे सब निकलते हैं, वैसे लॉयर्स की भी अलग से एंट्री होती है, बट हमारे साथ वो हैंड फ्रिस्किंग भी की जाती है, सबके साथ की जाती है। और हम खुद खड़े होकर, सारे लॉयर्स रुकते भी हैं, चाहे जितना मर्जी लेट हो रहे हो ना, कोई लॉयर भाग के नहीं जाता है उसके वहां से, क्योंकि 2010 में हाईकोर्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसे सिक्योरिटी, हमारी खुद की सिक्योरिटी के लिए वो खड़े हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई बंदा अगर बिना चेकिंग के आएगा तो हमारे लिए भी तो नुकसान है ना, हमारी भी तो जान खतरे में है, तो हम नहीं चाहते कि वो करें। बट जब आप फ्रिस्किंग कर रहे हो, हम रुकते हैं अपनी किरपान पे, आप टच करते हो, आप चेक करते हो कि किरपान है, और आप हमें जाने देते हो, हम कुछ नहीं इसमें ऑब्जेक्शन रेज करते। बट ये हमें अलग से लाइन से निकाल देना, यही वो बात है कि 2 नंबर का शहरी ट्रीट करना, कि आप साइन करो, नाम लिखो, नंबर लिखो, ये चीज कई बार हर्ट कर जाती है। सो आपको नहीं लगता ये काइंड ऑफ अगर इंफॉर्मेशन नॉलेज, हाँ, जो हम अवेयरनेस हम लोग बोलते हैं हम अवेयर कर रहे हैं, ये अवेयरनेस का लैकनेस है? मैं वही आपको बोला ना, इलिटरेसी है ये। बट वो एक इंसान की इलिटरेसी से पूरा सिस्टम नहीं खराब हो जाता। अब वो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, उसमें जज साहब वाज वेरी सपोर्टिव, उसमें डीसीपी मैडम ने उसको सॉरी फील किया कि भैया उनके स्टाफ ने किया है। डीसीपी सिक्योरिटीज ने वो चीज बोली कि भैया हम दोबारा से पूरे स्टाफ की ट्रेनिंग करेंगे आफ्टर दैट इंसिडेंट, वाज अ वेरी बिग थिंग। दिल्ली कोर्ट्स के अंदर मुझे लगता है हजारों के अंदर दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी लगी है। अगर वो एक इंसिडेंट, एक सिपाही की वजह से वो 1000, 1500, 2000 जितना भी उनकी स्टाफ है, उन सबको बुला के दोबारा सिक्योरिटीज करने का एफर्ट करेंगे, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये मानता हूँ कि एक इंसान की बेवकूफी की वजह से हमको सबको गंदे चश्मे से नहीं देखना चाहिए कि सब गलत है। हाँ। तो अगर मैं इसमें एक चीज बोल सकते हैं कि अगर यही चीज हमारे जो लीडर्स हैं, बोलते हैं हम लोग तो प्रचार कर रहे हैं, अगर वो प्रचार सही तरीके से होता तो शायद आज के टाइम पे ये जो इलिटरेसी है, या चाहे गवर्नमेंट को या अपने डिपार्टमेंट को नहीं करनी पड़ती, अगर हमारे गुरुद्वारे वाले इस चीज को एक सही तरीके से, गुरुद्वारे बने प्रबंधक कमेटी इस चीज को सही तरह अगर अगर नॉलेज शेयर करती, ट्रांसफर करती, तो बहुत लोगों को आज के दिन पे किसी को सिख को देके खालिस्तानी ना बोलते, यहाँ दोनों साथ में रहते, वो डिफरेंस क्रिएट ना होता। यार आई फील कि हम सबको प्रचारक बनना पड़ेगा। अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते रहेंगे ना कि सिर्फ एक लिमिटेड डीएसजीएमसी या एसजीपीसी या गुरुद्वारे के प्रधान ही उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो गलत हो जाएगा। गुरु साहब ने ना अपने गुरु नानक देव जी से लेके 10वें पातशाह, 10वें ईश्वर जी तक सारे गुरु के सिंह प्रचारक थे। तो हमें भी प्रचारक बनना पड़ेगा। अब अगर मैंने उस इंसिडेंट जो मेरे साथ पर्सनली हुआ, मैं वहां पे गया, मैंने जज साहब को समझाया, तो आई वॉज डूइंग अ ड्यूटी ऑफ अ प्रचारक। मैं प्रचार कर रहा था कि भैया लॉ के अंदर ये दे रखा है, ये मेरी कृपान है, मैं कोई 3 फुटी कृपान लेके नहीं आया हूँ जो आप मुझे रोक रहे हो। वैसे तो उसके लिए भी आप नहीं रोक सकते हो, बट अगर
रूल के लॉ के साथ साथ अगर कृपान लिखी है तो साथ में गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि एक जो एप्ट कृपान आपके लिए डे टू डे लाइफ के लिए है, रिलीजियस सेटअप के लिए नहीं है, डे टू डे लाइफ के लिए, वो 6 इंची ब्लेड की है। और मेरी कृपान 6 इंची ब्लेड के अंदर है, और 6 इंच का कृपान और 3 इंच का उसका जो मुट्ठा होता है, तो टोटल 9 इंच की कृपान आपकी अगर है तो इन लॉ है। ओके। तो मैंने जज को समझाया, फिर मैंने डीसीपी को समझाया नॉर्थ की, फिर मैंने डीसीपी सिक्योरिटी को समझाया। तो मैं भी तो एज ए प्रचारक ही अपने रोल निभा रहा था ना। तो हमको इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग दैट रोल टू द अदर पर्सन, अगर हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे तो हम सब एक अपने आप के अंदर प्रचारक है। अगर आपको कोई बंदा ऐसे बोलता है कि तू खालिस्तानी है क्या, या तूने कृपान पहनी है, तो अगर हम उसको चीज समझाएं कि इसका क्या पर्पस है, इसकी किस लिए है, ये क्यों पहनी है, मैंने अपने लिए तो पहनी नहीं, ये तो मैंने आपकी सेफ्टी के लिए पहनी है। अब दिवाली के टाइम पे जब बहन बेटियां उठा के ले जाता था और 12 बजे हम अटैक करते थे, बच्चे मजाक उड़ाते थे, स्कूल में हमें बुरा लगता था। बट जब हमने खुद पढ़ा, हमें खुद इतिहास का पता चला, तो अब वो बोलते हैं, हंसते हैं, हम तो पूछ भी लेते हैं कौन सी बहन उठा ली तेरी, बता, हम छुड़ा के लाए। उसको ये पता ही नहीं। अगर हम उसको ये चीज बताएं कि जो तू चीज बोल रहा है ये मजाक तो है ही नहीं, डिस्ट्रेस कॉल है, कि सरदार जी 12 बज गए, ये तो एक SOS 100 नंबर है आपके लिए, कि आपने ये चीज बोली है तो आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आप हमसे हेल्प मांग रहे हो। बिल्कुल है। तो अगर उसको चीज पता ही नहीं होगी तो उसको उस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता। तो हम अगर एज अ प्रचारक उसको ये बात बताएंगे कि भैया अब्दाली के टाइम पे चीज होती थी, ये डिस्ट्रेस कॉल थी, ये 100 नंबर था आपका कि आप हेल्प मांग रहे हो, और आज उसका हाथी का पात्र बना, अगर आप बिना उसके यूज किए वही बांधा दे हाथी लाठी देती, तो तेन पता ही नहीं लाठी का वरतो किवें करना है, तो तूने अपना या तो अपना सर पन्नेगा या सामने वाला पन्नेगा, पन्नेगा बिल्कुल। तो अगर हम उसको एज ए प्रचारक उसको हम बता दें, एज ए प्रीचर हम उसको समझाएं कि भैया ये डिस्ट्रेस कॉल है, इसके पीछे की ये इंपॉर्टेंस है, ये उसका हिस्ट्री है, नाउ यू डिसाइड वेदर यू वांट टू टेक इट एज अ जोक ऑन योर ओन सेल्फ, telling the people in the world that you are in problem and your XYZ has been taken away and you want my help, तो वो नहीं करेगा आगे से, और वो रिस्पेक्ट से देखेगा। ट्रू। तो हम सबको प्रचारक बनना पड़ेगा। सबको, आई गेस दैट्स अ गुड थिंग व्हिच अभी तक हम लोग उस चीज को शिफ्ट करते हुए आ रहे हैं कि प्रबंधक कमेटी हमारी लीडर्स ही है, हमें करना पड़ेगा। ये आई गेस एवरी सिख लिविंग एनीवेयर इन इंडिया, उनको अपने पे करना चाहिए कि यार हम ही प्रचारक हैं, हमें लोगों को वो चीजें बतानी पड़ेंगी। यार अगर हम एक इंसान को ठीक कर लेना अपनी जिंदगी में, अगर आपको कोई बच्चा दिखे जिसने हाथ में कड़ा नहीं पहना और आप उसको ये सेटिस्फाई कर सको कि तू कड़ा पहन ले या तो अमृत छक ले, तो आपने अपनी जिंदगी के अंदर अपना प्रचार कर लिया। ट्रू। आगे और अगर एक की जगह 10 कर लिया तो आप और ज्यादा बड़े लेवल पे प्रचारक हो गए। तो हम सबको एक एक करके हैंड इन हैंड करके आगे चलना पड़ेगा। हमें अगर हमें सोचे कि सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारा कमेटी करेगी या प्रधान करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, उनके लिए भी नहीं है, उनके लिए भी उतना बड़ा करने वाला नहीं टास्क है ना, वो भी तो हमसे ही हेल्प लेंगे। एंड एज अ जागरूक पंथ दा एक सदस्य हमें करना चाहिए था। दिस अ मैसेज फॉर एवरी, सिर्फ लंगर लगाने से काम नहीं चलता है कि सिर्फ लंगर लगा लिए, स्टॉल लगा लिए, उसका इम्पोर्टेंस भी तो होना चाहिए। लंगर का क्या मर्यादा थी, अकबर भी आया था लंगर खा के, तब गुरु साहब मिले थे उससे। बिल्कुल, सबको साथ बैठना है, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। लंगर का मतलब खाना तो है ही नहीं, टिड भरना तो है ही नहीं। बिल्कुल, लंगर का पर्पस ही कुछ और है, डिस्क्रिमिनेशन ਨੂੰ दूर करना। हर चीज समझावांगे बच्चों ਨੂੰ, अपने आप ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ प्रचार करांगे तो हो जाएगा, तभी होएगा धीरे धीरे करके। So now when it's come to the representations, right, आपको लगता नहीं है कि इस टाइम पे अगर मैं कंपेयर करूं कुछ टाइम पहले और अब में, सिख रिप्रेजेंटेटिव्स इन द अपर लेवल वो बहुत कम होते जा रहे हैं? अपर लेवल एज इन कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर हमारे इलेक्शन लड़ के ऊपर जाना, या आपके जो मंत्री पद होते हैं हमारे दोनों किसी भी सिटीज के अंदर, स्टेट्स में, और अगर मैं बोलूँ नेशनल मोदी जी की सरकार में भी बहुत कम रिप्रेजेंटेटिव हैं सिख के। मैं तो कहूँगा बहुत अच्छे लेवल पे हम पहुंच रहे हैं। दिल्ली के अंदर आज हमारा मेयर भी सरदार है,
वो तो राजा अभी इकबाल सिंह जी वो तो अभी बने हैं बन गए है, आज इससे पहले भी थे। राजा इकबाल सिंह जी पहली बार मेयर नहीं बने हैं, इससे पहले भी वो मेयर रह चुके हैं। उससे पहले वो पिछली बार एलओपी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे। वो भी कोई छोटी पद नहीं होता है, अभी भी वो मेयर है। सिरसा जी मंत्री True. हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म, ठीक है। सेंटर के अंदर भी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में लायलपुरा साहब हैं, बिल्कुल ठीक है। वो भी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं। बिल्कुल बीट उनका आईपीएस का जो लाइफ थी, और जो पंजाब के अंदर जो पिंडरावाला एपिसोड के अंदर उनका रोल प्ले था, और वो इकलौते ऐसे थे जिनको पिंडरावाला साहब ने खुद बुला के कि भैया मेरे को एक अमृतधारी सिख चाहिए जिसको मैं गिरफ्तारी दूंगा, तो वो आए थे। वो आए थे मेरे पॉडकास्ट से, पहले पॉडकास्ट में उनका हो चुका है। अच्छा, और उन्होंने पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया उसके अंदर, हाँ। एंड ही वाज नॉट इवन अगेंस्ट द खालिस्तान। नो, मैंने आपको वही बताया ना, हाँ, खालिस ये अगर आप उसका मतलब समझ जाओगे तब उसके अगेंस्ट नहीं सेम होगे। उन्होंने भी सेम चीज बताई हाँ, थी कि आप उसका पहले मतलब समझो एंड बोलोगे वो। और ही वाज नॉट अगेंस्ट द भिंडरावाला, बट ही वाज नॉट अगेंस्ट। उन्होंने साफ कहा था कि पहले उनके थॉट प्रोसेस समझो, उनका उनका यार पहले समझो, तब आपका होगा ये चीज, सब समझ हम आएगी। टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाएंगे, बट अगर आप उनके इंटरव्यू सुनो ना, सुब्रमण्यम सर के, हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी के, ही स्टेड विद पिंडरावाला फॉर 11 days इन अकाल तख्त साहब। ट्रू, ही स्टेड। और उनके अगर आप वो सुनोगे ना, वो आरएसएस का कट्टर इंसान है। वो कहते हैं वो संत थे, वो वो तो आतंकवादी हाँ, थे ही नहीं। वो भी संत बोलते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साउथ का एक बंदा, आरएसएस का आदमी, वो रह के आया वहां पे, उसने विचरा है। वो तो साक्षात मिल के आया, हम तो उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए पैदा भी थे। नहीं हुए थे हम तो। तो वो इंसान संत कह रहा है, तो कुछ तो फैक्ट होगा उस बात में। लायलपुरा साहब भी उनको गलत नहीं कहते हैं, नहीं कहते। वो भी एक अच्छे पद पे हैं, कमिंग बैक ऑन द ट्रैक। तो सेंटर के अंदर और भी हमारे पूरी पुरी साहब भी हमारे मिनिस्टर हैं। तो है, ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 2% हमारी पूरी जनसंख्या है, उस हिसाब से हमारे अच्छे रिप्रेजेंटेशन है, हमारी अच्छी वॉइस है। दिल्ली के अंदर भी हमारे एमएलएज हैं, जो बट सिख पंजाब में एमएलएज में जैसे हैं। इस टाइम पे है, पंजाब में जो जितने भी गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स हैं उसमें कोई पंजाबी नहीं है। मेन वो पर्पस होता है कि कहीं भी पंजाबी है नहीं। तो ऑफिशियल एज एन आईपीएस वाले आप कैडर कह रहे हो ना, वो ऑफिशियल्स। गवर्नेंस है। देखो उसके लिए मैं फिर वही बोलूंगा, हाँ वो आपकी बात ठीक है। बिहार और यूपी के लोग पढ़ते हैं तो क्रैक कर रहे हैं, उसमें हमको क्या, इसमें वो रोने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल आपकी बस की है, आप पढ़ लो, अपने बच्चों को पढ़ा लो, उनको आईपीएस के पेपर क्रैक करा लो। बिहार में तो मजाक में लोग बोलते हैं या तो आईपीएस है रिक्शे वाला। बिल्कुल। वो पढ़ते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। यूपी का बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको एक ही एम, उसको चाहिए ही सरकारी नौकरी, उसको क्रैक ही आईपीएस आईएएस करना है। तो उसमें क्रिब करने वाली तो कोई बात नहीं है। यू कम इनटू द कंपटीशन, यू क्रैक दैट एग्जाम, यू सिट ऑन दैट सीट। जब सारे बच्चे ही बिहार के होंगे, यूपी के होंगे, अदर स्टेट्स के होंगे, तो गवर्नमेंट ने तो आईपीएस लगाना है ना, उसको तो एसएसपी एसपी डीएसपी वगैरह चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। या वो ये छोड़ दे, खाली कर दे कि साला पूरे पूरे पंजाब में कोई एसपी नहीं है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर चलाना है, उसने सेक्रेटरीज रखने हैं, उसने ज्वाइंट सेक्रेटरी रखने हैं, उसने सब कुछ करना है। ट्रू। हमारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना है। जब आप ना लॉयर बनोगे तो आप जज नहीं बन पाओगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे ना, आप पुलिस के एग्जाम दोगे तो ना आप पुलिस वाले बन पाओगे, ना आप आईपीएस बन पाओगे। नहीं बन पाएंगे। आप आईएएस के एग्जाम नहीं दोगे तो आप कैसे बन पाओगे एसडीएम, तहसीलदार, आपको डीएम कैसे कोई बना देगा। बिना उसके तो हमें बनाएगा नहीं। हमें अपने बच्चों को पढ़ाने पे जोर देना है, लंगरों पे नहीं। गुरु साहब कहते हैं विद्या विचारी ते परोपकारी। बिल्कुल। लंगर बहुत लग गए, हर कोई लगा रहा है, सानू देखा देखी दूजे धर्म के लोग भी हुण लंगर छबील लग रहे हैं। बिल्कुल। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन आवर इंटरनल होम प्रॉब्लम्स। हमें अपने बच्चों को पढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। जीके के अंदर एक गुरुद्वारा साहब है, उन्होंने अपने गुरुद्वारे के अंदर 2 टावर लगवाए हैं, जो मोबाइल टावर्स होते हैं। मुझे एग्जैक्ट गुरुद्वारे की लोकेशन नहीं पता, बट मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था। 2 या 1 टावर लगाया है, उसकी रेंटल इनकम आती है 60-70 हजार रुपए। ओके। उस गुरुद्वारा साहब ने क्या किया है, गुरुद्वारे के अंदर आईएएस कोचिंग एकेडमी खोली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप जीके है या आर के पुरम है?
ये वो है दशमेश आईएएस एकेडमी। मैं शायद हो हाँ। सकता है कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट मैंने एक पढ़ा था उन्होंने अपने गुरुद्वारे के अंदर आईएएस एकेडमी लगाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में बेनिफिट क्या है, अगर आप 3 या 4 बच्चे एक एरिया से आते हो तो वो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री देते हैं। अच्छा। वैन आएगी आपको, आपके एरिया से 3 या 4 बच्चे हैं तो आपको उठाएगी, क्लास अटेंड करवाएगी और फिर वापस आपको ड्रॉप भी करेगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर मैं बड़ा रेस्टोरेंट खोल के बैठा ताई थोड़ी मैं एंटरप्रेन्योर है, मैं छोटी रेडी लगा लगा, अगर मेरे खाने च टेस्ट है, मेरे हाथ च स्किल हैगा है, तो दैट स्किल इज इन हेयर आल्सो, दैट स्किल इज देयर आल्सो। वो तो स्किल वाली गल है। वो तो स्किल्स है। So I guess there's a lot of things which we have already talked, Yeah. and I guess हमारे इसमें अभी बहुत कुछ है जो बच्चों को, जो मुझे लगता है कि जो हमारी प्रबंधक कमेटी है, बिकॉज वो एक कमेटी बनाई इसलिए गई थी कि यार वो जो हमारा सिख यूथ है उसको यूटिलाइज सही तरह किया जाए, क्योंकि अलग अलग सब रहेंगे तो सब धड़े अपने आप से बनाएंगे। वो प्रबंधक कमेटी है, एक धड़ा है जो इसको लीड कर सकता है, बट अब आई गेस हमारे पास अभी उसका कोई लीडर नहीं है। आई एम अज्यूमिंग दिस। हाँ, लीडर जो है वो उसका फोकस कहीं और है, अभी पर्सनल फोकस है उसका। नहीं तो लीडर्स तो हमारे पास जत्थेदार साहब थे, हमारे पास और अच्छे अच्छे लीडर्स थे जिन्होंने डीएसजीएमसी को एक अलग हाइट्स पे लेके गए हैं। हम अपने राइट्स के लिए लड़े हैं। बस ठीक है। बट आई गेस कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि प्रधान की ही लड़ाई लड़ी जा रही है पिछले कुछ सालों से, बट अभी जो यूथ के ऊपर कोई ध्यान दे नहीं रहा। कुछ सालों से ना ये हो रहा है कि जो डीएसजीएमसी का मेंबर बनता है उसका मेन मोटिव सेवा के नहीं होता, उसका मेन मोटिव होता है कि मैं कैसे अगली काउंसलर कैसे बनूं, एमएलए कैसे बनूं, फिर मंत्री कैसे बनूं, वो है। तो इसको एक सीढ़ी ले लिया है, काउंसलर से पहले की सीढ़ी ये है। एक तरह से वार्म अप मैच समझ के चलते हैं कि मैं काउंसलर की इलेक्शन लड़ना है तो उससे पहले छोटा इलेक्शन लड़ लो। पता तो लग ये जाएगा। वो, हाँ, तो ये वो चीज है। पहले होता था कि भैया हम सिर्फ सिख सेवा के अंदर हैं, डीएसजीएमसी और उसके काम करेंगे। अब ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि इसके लिए अकाल तख्त को एक कमेटी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, जो अगर कोई भी ऐसा कोई काम कर रहा है, बीइंग वो जत्थेदार होके वो नहीं आगे जा रहा, मतलब वो सेवा नहीं कर रहा और आगे जाके, तो उसके लिए कुछ एक पनिशमेंट या कोई एक ऑडिट होना चाहिए, ऐसा कुछ। आई डोंट थिंक सो फिजिबल है ये। अब काम नहीं कर रहा तो क्या उसका कोई पैरामीटर तो है नहीं कि क्या काम करना है और कितना करना है। जैसे कोई इनिशिएटिव ले, कोई आगे आए कि बच्चों के लिए क्या काम कर रहे हैं, उसकी वो इनिशिएटिव को पैरामीटर से बन सकते हैं। पता इन नहीं, हो सकता है। मतलब ये तो थिंक टैंक को अगर लगता है कि, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि फिजिबल है कि कितना काम किया कितना नहीं। अब कई लोग ऑफिस में जाते हैं ना तो 8 से 9, 8 से 6 बस दिखाते हैं कि कहाँ दिखाते है। हाँ, हैं। उनका ऑडिट लुक बिजी डू नथिंग, डू नथिंग वाला वो वाला, कॉर्पोरेट वाला हाल। वो वाला हिसाब किताब है। तो डीएसजीएमसी में जो हमारी एग्जीक्यूटिव आज बैठी है वो वही कर रही है। हाँ, लुक बिजी बट डू नथिंग। हाँ, सो आई गेस हमें जो कमिंग इलेक्शंस हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी सिख यूथ टू चूज अ पर्सन जो आपके आपको लगेगा कि वो काम करेगा। एंड अगर आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता है उस बंदे का, और पहले इलेक्शन लड़ चुका है और वो कुछ काम नहीं किया, तो रादर देन उसको ऑप्शन देंगे कि जो नया बंदा आ रहा है एंड ही एंथुसियास्ट कि वो कुछ काम करेगा ना। इट्स अ ब्लाइंड गेम आई गेस, ब्लाइंड बिल्कुल। गेम है। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ, ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਥੀਕਲ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ दारू ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, दारू ਦੇ ਰਿਹਾ, वो क्या करेगा। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖੁਦ ਕੀ ਹੈ। दारू ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ दारू ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭੇਗਾ। दारू पी के सामने नहीं जाना। ਨਹੀਂ ਤੇ दारू ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਵੰਡਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਪੀਏਗਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਲਾਏਗਾ। ਨਾ ਪਿਲਾਏਗਾ। ਠੀਕ है, तू पी रहे अपने पैसे नाल पी, मेरे तो दूर खड़ा होके पी। ਬਿਲਕੁਲ। बट अगर ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਅ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਤਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਣੇ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਚੇਤੇ ਹੈ, मतलब मे भी हो सकता है आई एम रॉन्ग, बट आई स्टिल रिमेंबर अ लॉट ऑफ प्रबंधक कमेटी थे मेरे, हमारे घर के चेयरमैन जो होते थे हमारे स्कूल्स के, उनके बच्चों ने बाल अपने काटे होते हैं। वो तो मेंबर ने बाल रंगे हुआ है। कौन? ये अमरजीत सिंह पिंकी जी को जानते हो? हाँ, पिंकी जी, पिंकी के नाम से मशहूर है जो सीसगंज चांदनी चौक से मेंबर है। कोविड के टाइम पे मुंह के ऊपर मास्क होता था। करेक्ट। हाँ, कोविड खत्म हो गया, मास्क मुंह पे था। हम्म, क्यों? क्योंकि दाढ़ी रंगते थे। आई रोट अ रिप्रेजेंटेशन टू डायरेक्टर दिल्ली से गुरुद्वारा अच्छा, कि इनकी मेंबरशिप खारिज की जाए, क्योंकि लॉज में डायरेक्ट लिखा है कि पतित नहीं होना चाहिए और केसानु रंगना इज पतित। ठीक है, वो लीगल नोटिस में भेजा सीगा डायरेक्टर ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਆਈ ਮਾਰਕਡ ਇਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ। अच्छा, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸਟੋ ਕਾਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। क्योंकि शो पास नोटिस आ गया। ਮੈਮਰੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਹੁਣ। मेमोरी किसी ने नहीं भेजनी, नहीं मेमोरी ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ, ਡਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ? ਬਚ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਚ ਗਏ ਹੋਣੇ। 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ? ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੇਜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਬਾਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣ। दैट्स वाज अ गुड गुड सेशन। एंड अभी तो मेरा बहुत क्वेश्चंस है मेरे पास, मतलब क्वेश्चंस का ये वो क्वेश्चंस हैं या वो चीजें जो मेरे को भी थे क्वेश्चंस, बीइंग इनटू यूथ, बीइंग फ्रॉम दैट स्पेक्स कि मैं जो देख रहा हूँ आसपास, मेरे आसपास जितने सरदार लड़के हैं या कॉर्पोरेट्स में हैं, वो सारे अभी हम सारे ना नीचे ही हैं, लीडर्स नहीं है। somebody wants to get leaders, but वो कहीं ना कहीं जला हुआ था, कहीं ना कहीं उनको स्टॉप पर लगती है। बहुत सारे लोगों ने अलग दशमेश आयस एकेडमी, वर्ल्ड सिक्स चैम्बर्स ने अपना इंश्योरेंस निकाले हुए हैं, पंजाब साइड से बहुत लोगों ने निकाले हुए हैं। इवन अगर आप देखो कि यूपी साइड जितने भी हमारे बरेली हो गया, यूपी 22 वाला एरिया पूरा, सबने इनिशिएटिव्स निकाले हुए हैं, बट सारे अभी अलग अलग कर रहे हैं। जैसे हमारा रणजीत सिंह के टाइम पे था, जब उन्होंने सारे के सारे जितने भी 13 गुट थे हमारा वो इकट्ठा किया था, तभी हम आगे बढ़े थे। जब तक हम अलग अलग थे तब तो सारे अपने अपने लेवल पे कर रहे थे। तो आई गेस इट्स अ टाइम कि प्रबंधक कमेटी हमारे पास है जो एक काम एक सबको इकट्ठा कर सकती है एंड उसको फिर सपोर्ट कर, उनको सारे इनिशिएटिव्स को आगे लेके जा सकती है, रादर देन वो अपना जो पर्सनल मोटिव है उसको वो खत्म करे, और अपने हमारे जितने भी यूथ है उनके लिए काम करे। हाँ, अच्छा सजेशन है। एसजीपीसी अगर इनिशिएटिव ले और इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक अम्ब्रेला के अंदर अपने अम्ब्रेला में रख अपने ले अम्ब्रेला में रखे, और उनको सुपरवाइज और फंड करे तो बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सजेशन अच्छा है आपका। देखते हैं, एसजीपीसी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा तामी साहब को कि वो एफर्ट्स तो अच्छे करते हैं। ही इज आल्सो एन एडवोकेट। तामी साहब अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, अगर उन तक पहुंचेगा, कोशिश करते हैं तो वैसे सजेशन अच्छा है हमारे आपका। पास यही वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पहुंचा नहीं, जो सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म हमारे पास है, हम अपनी तरफ से मैं कोशिश कर सकता हूँ कि जो आपका सजेशन है उसको हम तामी साहब तक पहुंचाएं, और अगर वो पहुंचेगा उन तक और उनको अगर ठीक लगेगा और फीजिबल होगा बिल्कुल, तो उसके ऊपर एक्शन जरूर हम कह सकते हैं कि हो जाएगा। डेफिनेटली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मनमोहन। थैंक यू। एंड आपका कोई एक मैसेज टू द यूथ एंड टू एनीवन यू वांट टू एड्रेस? मेरा सिर्फ एक
इम्पोर्टेंट मैसेज कह लो या एक छोटी सी बेनती कह लो कि वी वांट आवर सिख यूथ टू बी on all the chairs, be it lawyers, be it judges, be it policemen, be it administrative posts of smallest of कानूगो to highest of secretary of government of India. अगर ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अगर मेरा बुरा नहीं करेगा तो मेरा अच्छा भी नहीं करेगा, या वाइस वर्सा, अगर मेरा अच्छा नहीं करेगा तो मेरा बुरा भी नहीं करेगा, न्याय करेगा। गुरमत अंदर होएगी तो वो न्याय करेगा। अगर मैं ठीक नहीं है और मैं गलत हाँ, या मैं गलत नहीं है मैं ठीक हाँ, वो गुरमत दे हिसाब नाल तय करके मैनू धक्का नहीं पहुंचाएगा। True. अगर फॉर एग्जांपल इफ अ जज इज देयर एंड ही इज अ साबत सूरत सिख, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एक यार अच्छी वाइब आएगी, यार गुरसिख बैठा है, गलत तो नहीं होगा। एक पुलिस वाला अगर गुरसिख बैठा ना, आप जाओगे उसके पास अपनी कंप्लेंट लेके, तो आपको एक वो होगा, यार गलत तो नहीं कर रहेगा। आई गेस ये आजकल जो इवन नॉन सिख है ना, अगर वो भी देखते हैं कि हाँ सरदार कोई बैठा हुआ है, तो वही कह रहा हूँ उनको एक ना, सिक्योर रखता है कि हाँ हमारे साथ गलत गलत नहीं तो नहीं होगा। हो। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जाऊंगा, मैं ये हाँ। कह रहा हूँ कि कोई भी अगर से उसको हमारे एक आइडेंटिटी में, हमारे साबत सूरत दाढ़े में, हमारी दस्तार में उसको सिक्योरिटी दिखेगी, बिल्कुल। उसको वो गुरु साहब की एश्योरेंस दिखेगी जो दशमेश बाबा ने दी है कि सही का साथ देंगे और पापी को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही। गुरबाणी भी कहती है ना, जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियो है, वो वाली चीज है। अगर वो ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਵਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। बिल्कुल कर सकते। चलो दैट्स अ नाइस सेशन। इसको थोड़ा नहीं तो हमारा और लंबा होता जाएगा। बहुत बातें हमारे पास बिल्कुल। करने वाली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड विल मीट ऑन नेक्स्ट पॉडकास्ट। सत श्री अकाल।